गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। आज हम वही कविता एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ दी थी। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से कवि हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो गरीब लोग हैं इनकी किस्मत के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। दे वर वेरी पुअर पीपल एंड दे वर वेरी हैप्पी एंड एंजॉयड देमसेल्व्स इन देयर सिंपल लाइफ। बड़े सिंपल लोग थे। इन लोगों के अंदर भी वो काबिलियत थी, वो प्रतिभा थी जो जॉन हैम्पडन, मिल्टन, क्रॉमवेल जैसे बन सकते थे, लेकिन जीवन में जो है अभाव के कारण, गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे सोल बाय स्टैंजा। द applause of listening synads to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. The applause का मतलब प्रशंसा होता है। Of listening synad member of parliament, सांसद। To command का मतलब है कि ऐसी किसी को अपने हिसाब से चलाना, यानी कि इन लोगों के अंदर भी इतनी काबिलियत थी कि ये संसद में जा सकते थे और ऐसे भाषण दे सकते थे कि संसद के जो अंदर जो उसके मेंबर्स है, जो सांसद है, वो भी खड़े होकर इनको देखकर तालियां बजा सकते थे। इतनी पावर इन लोगों में थी। कहने का तात्पर्य ये है कि इन लोगों के अंदर भी सांसदों को कंट्रोल करने की पावर थी, लेकिन गरीबी के कारण ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। The threats of pain and ruin to despise यानी किसी चीज़ की केयर नहीं करना, नफरत करना। ये लोग भी देश के लिए बलिदान दे सकते थे, और जो दर्द है, जो विनाश है, जो धमकियां हैं, ये लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते थे। इनके लिए दर्द कोई मायने नहीं रखता। ये भी देश के लिए लड़ सकते थे, लेकिन इनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसके थ्रू वो अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने दिखा सके। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, और अपनी वीरता, साहस दिखाकर, ये भी स्कैटर यानी फैलाना, प्लेंटी भरपूर, तो ये भी स्माइलिंग हंसती हुई जमीन, तो ये भी अपनी मातृभूमि के ऊपर खुशियां न्योछावर कर सकते थे। अपना बलिदान देकर अपनी मातृभूमि को हरा भरा कर सकते थे, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकते थे। एंड रीड द हिस्ट्री इन नेशंस आइज, और इन लोगों के बारे में भी इतिहास में लिखा जा चुका होता। अगर ये लोग बड़े बड़े एमपी बन गए होते या फिर इन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया होता, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इन लोगों के पास धन बल के अभाव में, गरीबी के अभाव में, और इनकी जो ऑब्सक्योर लाइफ थी ढाणियों के अंदर, उस छिपे हुए जीवन की वजह से इनकी कलाएं, इनकी प्रतिभाएं बाहर नहीं आ पाई। देयर लॉट भाग्य, फॉरबैड मना करना, नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलॉन, सर्कमस्क्राइब्ड किसी चीज़ को सीमित करना। दे ग्रोइंग वर्च्यूज किसी आदमी की गुण, एबिलिटी, योग्यताएं, बट दे क्राइम्स कन्फाइंड। देयर लॉट फॉरबैड एंड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड अलॉन दे ग्रोइंग वर्च्यूज का मतलब आदमी के जो गुण होते हैं। तो इन लोगों का जो भाग्य था, गरीबी के कारण इनके भाग्य ने ना केवल इनके गुणों को, इनकी अच्छी क्वालिटी को बाहर आने से रोका, बल्कि दे क्राइम्स कन्फाइंड, बल्कि उनको अपराध करने से भी रोका। अगर इनके भाग्य ने इनको आगे बढ़ने से रोका, इनके गुणों को प्रदर्शित होने से रोका, तो साथ ही साथ इन लोगों को अपराधी बनने से भी रोका। क्योंकि जिसके पास धन होता है, बल होता है, पावर होता है, वो लोग अपराध जरूर करता है, लेकिन इन लोगों के भाग्य ने इनको ऐसा बनने नहीं दिया, इसीलिए ये जीवन में कभी अपराध नहीं कर पाए। फॉर बैड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, स्लॉटर यानी कत्ल करना, वेड चलना, थ्रोन राजगद्दी। इनके पास पावर नहीं थी, इनके पास तलवारें नहीं थी, इनके पास ताकत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए खून खराबा नहीं किया। तो ये तो अच्छी बात है ना, इनको ठीक राजगद्दी नहीं मिली, ये राजा नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम एक सुकून की बात तो ये रही ना कि इन्होंने किसी का खून नहीं किया, अपनों का खून नहीं बहाया।
एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और मानव के ऊपर दया दिखाना बंद नहीं किया। अगर इनके पास धन बल पावर होता तो ये लोगों के ऊपर क्रूरता करते, उनके ऊपर दया नहीं करते। लेकिन ये लोग गरीब थे, बड़े सिंपल थे, इसीलिए हमेशा उन्होंने लोगों पर दया दिखाई और लोगों के ऊपर उन्होंने कभी क्रूरता नहीं की। मर्सी यानी दया। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, जब व्यक्ति के पास धन होता है, बल होता है, तो जरूर जीवन में कोई ना कोई क्राइम करता है और उस क्राइम को मन में दबा कर रखता है और लोगों से छुपा कर रखने की वो नाकामयाब कोशिश करता है। क्योंकि आदमी कितनी भी कोशिश कर ले क्राइम को छुपाने की, शब्दों से नहीं बोल पाए, लेकिन उसकी माथे की जो लकीरें हैं, वो चेहरे का जो भाव है, वो उसको जरूर बतला देता है। द स्ट्रगलिंग पैंग्स, पैंग यानी दुख, सोरो, समस्याएं ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ, वो सच जो हम जानते हैं लेकिन लोगों को बताना नहीं चाहते। अगर मान लो किसी ने अपराध कर दिया हो तो व्यक्ति क्या करेगा, उस अपराध को छुपाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन लोगों ने कोई अपराध किया ही नहीं, तो इनको किसी प्रकार के झूठ को या किसी सच को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग दिल के सच्चे थे, मन के साफ थे, निर्मल थे। टू क्वेंच द ब्लेसेज ऑफ इंजीनियस सेम, क्वेंच यानी शांत करना, ब्लेसेज शर्म, इंजीनियस सेम, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो गलत काम करता है, अनैतिक काम करता है, तो वो शर्म आती है उसको मन के अंदर। अपनी शर्म को छुपाने के लिए वो ऊपर से हल्का हल्का मुस्कुराता है और अपने सच को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन इन लोगों ने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, कोई अनैतिक काम नहीं किया, इसीलिए इनको किसी बात की शर्म नहीं है और ना ही किसी तरह के सच को छुपाने की इनको ज़रूरत है। ये खुले दिल के मौजी है, मस्त व्यक्ति है। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, लग्जरी होता है ना, धन दौलत, जो आराम पसंद जिंदगी होती है, प्राइड गर्व घमंड, विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लैम, इंसल्स अगरबत्ती होती हैं जो खुशबू देती, किंडल जलना, एट म्यूज फ्लैम, म्यूज काव्य देवी होती है। ऐसा माना जाता है कि काव्य की एक देवी होती है, जैसे अपने सरस्वती को मानते हैं ना, वैसे ही काव्य की एक देवी होती है और उसकी जब पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छी कविता हमारे पेन से, हमारी कलम से निकलती है। तो पहले ज़माने में जो है एक प्रकार की प्रथा थी कि जो राइटर्स थे, जो लेखक थे, वो राजाओं के बारे में या फिर जो बड़े बड़े जो धनवान लोग होते थे उनके बारे में अपनी किताबों में अच्छा अच्छा लिखते थे। किताब के शुरुआत में अच्छा अच्छा लिखते थे और उनके बदले राजा और जो धनवान लोग होते थे उनको पैसे देते थे। तो ऐसी लिखाई किस काम की, जो झूठी लिखाई हो। आप पैसे लेकर किसी की किताबों में प्रशंसा करो, अपना इतिहास उठा लो, सब ऐसे ही तो हुआ, पैसे देकर राजा महाराजाओं की प्रशंसा करा दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग भी बड़े बड़े कवि हो सकते थे, इनको भी कवि होने का मौका मिल सकता था, लेकिन ये कवि नहीं बन पाए। चलो ये इस चीज़ का दुख रहेगा कि कवि नहीं बन पाए, लेकिन इस चीज़ का सुकून भी रहेगा कि इन्होंने पैसे लेकर किसी की झूठी प्रशंसा अपने किताबों में नहीं की, क्योंकि इनको लिखने का मौका ही नहीं मिला। ये ताउम्र अनपढ़ रहे, इनको कलम उठाने का मौका नहीं मिला, तो किसी के बारे में ये झूठा लिख भी नहीं पाए किताबों में और उसके बदले इन्होंने रिश्वत भी नहीं ली। तो ये लोग मन से बहुत खुश थे जीवन में और इन्हें किसी प्रकार का तकलीफ नहीं था। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोरेबल स्ट्राइफ, माना कि ये लोग शानो शौकत की ज़िंदगी से दूर रहे, लेकिन साथ ही साथ ये भीड़ भाड़ पागल लोगों से भरी हुई भीड़ लोगों से भी दूर रहे। फार यानी दूर होना, मेडिंग यानी पागल, क्राउड्स इग्नोरेबल स्ट्राइफ, इग्नोरेबल होता ना असभ्य झगड़ा। आज जो व्यक्ति है ना पागल हो चुका है, धन के पीछे, दौलत के पीछे, शानो शौकत के जीवन के पीछे, लेकिन ये लोग हमेशा इस प्रकार के पागल लोगों से हमेशा दूर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिंपल जीवन जीते थे, इनके जीवन सिंपल था, केवल साधारण सी ज़िंदगी जीते थे, अपने खेतों में काम करते थे और धन दौलत के पीछे ये लोग कभी नहीं भागे। इसीलिए ये बड़ी शांति से इन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, और शांति से ज़िंदगी व्यतीत करना तो सबसे बड़ी शानो शौकत होती है। Their sober wishes never learn to stray. Their sober wishes और इनकी जो sober wishes थी, इनकी जो अच्छी अच्छी भावनाएं थी, जो शुभकामनाएं थी,
नेवर लर्न टू स्ट्रे, इनके मन के जो अच्छे भाव थे वो कभी भटके नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयाँ तब भटकती है, तब खत्म होती है जब उसको किसी चीज़ का लालच होता है, धन का, दौलत का, शानो शौकत का, प्रसिद्धि का। लेकिन इन लोगों को किसी चीज़ का लालच था ही नहीं, इसीलिए इनकी जो अंदर की जो भावनाएं थी, उनकी जो भावनाएं थी वो बिल्कुल शांत थी, सरल थी। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर्ड एकाकी, जो एकांत में रहते हैं, वेल ऑफ लाइफ, ये अपनी ढाणियों में वैसे रहते थे जैसे एक घाटी के अंदर कोई घाटी सुनसान होती है, शांत घाटी, वो कैसे होती है। तो ये भी अपने जीवन के अंदर अपनी ढाणियों में बिल्कुल शांति से अकेले रहते थे, बाहरी दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं था, बाहरी दुनिया बाहर में जाए, ये अपना जीवन मस्त मौला होकर जीवन व्यतीत करते थे। दे केप्ट द नॉइजलेस, केप्ट बनाए रखना, नॉइजलेस बिना शोर के, टेनर, तो टेनर यानी बिल्कुल शांति, जीवन की जो सरलता है, शांति है, उसके लिए वर्ड टेनर यूज हुआ है, ऑफ देयर वे, वो हमेशा अपने जीवन में सरल, सभ्य और शांत रास्ते को अपनाते थे, और ये जो भाग दौड़ की, ये जो मारा मारी की दुनिया है, इससे हमेशा दूर रहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाए तो ठीक है, इनको एक चीज़ का तकलीफ रही, लेकिन दूसरी ओर इन लोगों ने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, गलत लोगों के संपर्क में नहीं आए, जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल नैतिक थे, सरल थे, ईमानदार थे, और यही उनके लिए बड़ा सुकून का पल था। Yet even these bonds from insult to protect, माना कि ये लोग सिंपल थे, फिर भी इवन दीज बॉन्स, इन हड्डियों को मतलब जब लोग व्यक्ति मर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर इनकी हड्डियां मिल जाती है, राख में तब्दील हो जाती हैं, उसी के लिए वर्ड यूज हुआ फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट। ये लोग जब मर गए तो इनकी राख को, इनकी हड्डियों को अपमान से बचाने के लिए सम फ्रेल यानी कमजोर, मेमोरियल यानी स्मारक, स्टिल इरेक्टेड नाई, इरेक्टेड बनाना, नाई यानी नियर। ये लोग सरल थे, गरीब थे, लेकिन फिर भी इनके रिश्तेदारों ने, इनके जानने वालों ने इनकी कब्र के ऊपर छोटा मोटा स्मारक बनाया। अच्छा तो नहीं बनाया, सुंदर तो नहीं बनाया, कलात्मक तो नहीं बनाया, लेकिन नाम के तौर पर इनके स्मारक जरूर बनाया विद अनकूथ राइम, और ऊपर जो है असभ्य भाषा में कविता लिखी हुई है, एंड शेपलेस स्कल्पचर, और जो स्मारक बना हुआ है जो पत्थर का, वो भी शेप नहीं है, बढ़िया टाँचा हुआ नहीं है, डेक्ड यानी सजा हुआ, इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ साई, लेकिन ये इनकी स्मारक अच्छे नहीं बने हुए हैं, उस पर अच्छे से कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, कविताएं नहीं लिखी हुई अच्छे से, लेकिन फिर भी आसपास से जब इसकी कब्र के आसपास से कोई व्यक्ति गुजरता है और इनके ऊपर जब पत्थर लगा हुआ देखते हैं, हाँ यहाँ व्यक्ति जरूर मरा हो, यहाँ व्यक्ति कोई मरा है जिसको दफनाया गया है। तो कहने का मतलब बिल्कुल ही इनकी जो कब्र है जो बिल्कुल ही सपाट नहीं है, इनके ऊपर थोड़ा सा पत्थर रख के उनकी कब्र बनाई गई है। अच्छी से अच्छी तो नहीं बनाई गई, लेकिन असभ्य ढंग से बनाई गई है। जब पास से कोई व्यक्ति गुजरता है इसकी कब्र के पास से तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ किसी व्यक्ति को दफनाया गया है, और ये जिस व्यक्ति को दफनाया गया है वो जरूर गरीब हुआ होगा। और इनकी कब्र को देखकर यहाँ से गुजरने वाला लोग बड़ी दुख से आह भरता है और इनके लिए सहानुभूति महसूस करता है। Their names, their years spelled by the unlettered muse, और इनकी कब्र के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, इनका नाम, इनके साल का मतलब जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, by the unlettered muse, unlettered अनपढ़ कवियों द्वारा। म्यूज वैसे काव्य देवी होती है, लेकिन यहाँ कवि के लिए यूज़ हुआ है कि जो, क्योंकि इन लोगों के पास इतना धन दौलत नहीं था, ना ही इनके रिश्तेदारों के पास कि वो अच्छे कवि को अपॉइंट कर सके और उनके द्वारा वो इनकी जो कब्र के ऊपर कोई कविता या फिर अच्छी सी जो है कैलीग्राफी से इनके नाम और इनके वो साल लिखा सके। तो वो हर किसी सस्ते जो अनपढ़ कवि को पकड़ कर ले आते थे, क्योंकि पैसे तो उनके पास थे नहीं, गरीब थे, और उस अनपढ़ कवि ने जैसे तैसे जो है टेढ़े मेढ़े इनके नाम और साल इनकी कब्र के ऊपर लिखे वैसे लिख दिए। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, और इनकी कब्र के ऊपर जो पत्थर था, पत्थर के ऊपर जो अनएजुकेटेड लोगों द्वारा, जो कवि द्वारा जो इनका नाम और साल लिखे गए थे, वही इनकी प्रसिद्धि थी और वही इनकी एलिजी थी, वही इनका शौक गीत था। कहने का मतलब जो शौक गीत होते हैं ना, जो मरते हैं व्यक्ति उनकी मौत के बाद गाया जाता है, तो ये कब्र ही उनके लिए सब कुछ था।
एंड क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी कब्र होती हैं, उनकी समाधि स्थल बनता है, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी जाती हैं। तो लेकिन इन लोगों के लिए ये पत्थर ही बड़ी कविता का, बड़ी समाधि का काम कर रहा है। एंड मैनी होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रॉस, और इसके ऊपर जो है, इन कब्र के ऊपर जो है बाइबल के अंदर से कुछ धार्मिक पंक्तियां लिखी हुई हैं। दैट इज द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, रस्टिक ग्रामीण मॉरलिस्ट नैतिक व्यक्ति टू डाई। और जब कोई व्यक्ति इन कब्र के पास से गुजरता है तो उसको एहसास होता है कि आदमी का जो अंतिम मंजिल है वो धन दौलत ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि मौत है, और एक दिन सबको इसी मिट्टी में आकर मिल जाना है। और व्यक्ति को मरने के लिए तैयार करता है। तैयार करने का मतलब व्यक्ति कोई अफसोस नहीं होता कि मैं एक दिन मरूंगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो ज़रूर मरेगा। जो व्यक्ति आज मरेगा वो कल नहीं मरेगा, और जो व्यक्ति आज मर जाएगा वो कल नहीं मरेगा, और जो कल मरने वाला होगा वो आज नहीं मरेगा, लेकिन एक दिन व्यक्ति ज़रूर मरेगा। तो व्यक्ति को जब कब्र देखते हैं तो व्यक्ति के अंदर एहसास होता है कि हाँ, हमारी जीवन क्षण भंगुर है और एक दिन हम ज़रूर खत्म हो जाएंगे। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस प्रे, कौन व्यक्ति है, डम यानी गूंगा, फॉरगेटफुलनेस यानी भूल जाना, प्रे यानी शिकार। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जब वो मरे तब लोग उसको भूल जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो मरे तो उसके मरने के बाद भी लोग उसको याद रखें, उसके बारे में बात करें। दिस प्लीजिंग एंग्शियस बीइंग एवर रिजाइन, दिस प्लीजिंग एंग्शियस बीइंग, या जो ये प्लीजिंग एंग्शियस बीइंग है, एवर रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है मर जाना, डेथ हो जाना, और बीइंग का मतलब लाइफ। रिजाइन इस्तीफा देते हैं और लाइफ इस्तीफा देती है, इसका मतलब मर जाना, सांसें निकल जाना। जब व्यक्ति की सांसें निकलती हैं, जब व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो उसके मन में एक इच्छा जरूर रहती है कि मरने के बाद भी मुझे लोग याद करें, मुझे फॉरगेट नहीं करें, मुझे भूले नहीं। Left the warm pressings of the cheerful day, pressings of cheerful day, cheerful day, happy day, खुशी भरे दिन। जब व्यक्ति इस संसार के चमकीले और खुशी के दिनों को छोड़कर चला जाता है, वह मर जाता है, तो मरने से पहले उसके मन में ख्याल होता है कि काश मुझे मरने के बाद भी लोग याद रखें, मुझे मेरे बारे में सोचे, मुझे भूले नहीं। Nor cast one longing lingering look behind, कास्ट यानी देखना, नज़र लगाना, लिंगरिंग वेट करना। तो जब व्यक्ति मरता है तो मरते मरते भी उसकी आँखों के अंदर, वो आँखों से जो है पीछे नज़र लगाता हुआ देखता जाता है। उसकी आँखें ये हमें, उसकी आँखों से ये भाव प्रकट होता है कि वो भी चाहता है कि उसको याद किया जाए, उसको याद करे, उसको कोई भूले नहीं। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको कोई भुला दे, वो चाहता है कि हर कोई उसको याद रखे। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र बनाई जाए, उसका स्मारक बनाया जाए, क्योंकि ये जीवन जो है इस मिक्सचर ऑफ प्लेजर एंड पेन, जीवन में सुख भी है, दुख भी है। लेकिन दुखों के होने के बावजूद भी नो वन वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता, और कोई भी इस जीवन के सुकून भरे जीवन को छोड़कर जाना नहीं चाहता। और अगर कोई इस जीवन को छोड़कर जाता है, मरता है, तो खुशी से कोई नहीं मरता, बड़े दुख के साथ जाता है, बड़े पछतावे के साथ जाता है। On some fond breast the parting soul relies, fond, on some fond यानी कोई प्यारा रिश्तेदार, parting soul मरने वाला, realize किसी पे डिपेंड होना। जो व्यक्ति मरता है वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड होता है। किस बात के लिए? some pious drops the closing eye requires, जब वो मरता हो तो उसके मन में एक ख्याल रहता है, उसको रिश्तेदारों से, अपने चाहने वालों से एक उम्मीद रहती है कि जब वो मरे तो लोग उसके ऊपर आंसू बहाएं, उसके बारे में
विलाप करे, उसको याद करे। इवन फ्रॉम द टूम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद भी इवन इन एसिज, एसिज राख, लिव देयर वांटेड फायर, जो उनकी कब्र के ऊपर जो उनका नाम, उनके बारे में जो कविताएं, उनकी प्रशंसा के बारे में जो पंक्तियां लिखी हुई होती हैं, ये चीज़ साबित करती हैं कि व्यक्ति मरने के बाद भी चाहता है कि उसके बारे में लोग प्रशंसा करें, वो लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसके बारे में पढ़े, लोग उसको याद करें। लिव देयर वांटेड फायर, तो उनके जो मन की जो आग है, जो मन का जो जज्बा है, जो मन की जो अगन है, जो उनके मन की जो इच्छा है कि लोग उसको याद रखें, तो कब्र के माध्यम से ये चीज़ प्रदर्शित होती है कि मरने के बाद भी ये कब्र के ऊपर लिखा के जाते हैं कि मेरा नाम क्या था, मेरी मृत्यु कब हुई और मेरे बारे में लोग क्या चाहते थे। तो कहने का मतलब जब व्यक्ति मरता है तो ही रियलाइज ही इज़ डिपेंडेंट ऑन सम फ्रेंड और रिलेटिव्स, कि भाई उसका रिश्तेदार उसको याद रखेगा मरने के बाद भी, और मरने के बाद भी कोई व्यक्ति उसको याद करते हुए आंखों से आंसू बहाएगा। और ये जो उसकी प्राकृतिक जो इच्छा है वो उसके कब्र में दफना दिए जाने के बाद भी उसकी इच्छा बनी रहती है, क्योंकि वो दश्त में विलीन होने के बाद भी उसकी कब्र के ऊपर हम उसके बारे में लिखाते हैं, जिससे शो होता है कि व्यक्ति मरने के बाद भी चाहता है कि लोग उसको याद करें। फॉर दी who mindful of the unhonored dead, for thee, अब पोएट अपने आप से कह रहा है, पोएट अपने आप को ही कह रहा है कि फॉर दी, फॉर यू, who mindful of the unhonored dead, यानी कि जो कवि है, कोई भी व्यक्ति इन लोगों के कब्र के पास नहीं आया इनको याद करने के लिए, लेकिन कवि जो है अपनी भावनाओं से प्रेरित होकर, अपनी इमोशन